नमस्कार और स्वागत है। आज हम मानव शरीर के एक बहुत ही अहम सिस्टम श्वसन तंत्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, खास तौर पर ये देखेंगे कि एनेस्थीसिया इसे कैसे प्रभावित करता है। और ये सारी जानकारी हमें मिली है एनेस्थीसिया पर एक मेडिकल टेक्स्ट बुक के कुछ हिस्सों से। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये सांस लेने की पूरी प्रक्रिया, इसका नियंत्रण, गैसों का आना-जाना, ये सब कैसे होता है हाँ। और एनेस्थीसिया के दौरान इसमें क्या-क्या बदलाव आते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस थोड़ी मुश्किल मेडिकल जानकारी को आसान बनाया जाए। हाँ, और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं कि आपको पता है कि बड़ों में और बहुत छोटे बच्चों में सांस की नली का सबसे तंग हिस्सा अलग-अलग जगह होता है। अच्छा, हाँ, और ये छोटी सी बात भी इंट्यूबेशन जैसी प्रक्रिया के लिए काफी मायने रखती है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र। हाँ, लैरिंक्स, ये गले में कार्टिलेज से बनी एक कह सकते हैं एक संरचना है। या आवाज तो निकालती ही है, साथ में हमारे एयरवे को प्रोटेक्ट भी करती है। इसमें कई कार्टिलेज होते हैं। शायद सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले हैं थायराइड कार्टिलेज। एडम्स एप्पल जिसे कहता है। हाँ, वो ही। और उसके ठीक नीचे होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज और एक एपिग्लॉटिस भी होता है जो खाना निगलते वक्त एयरवे को ढक लेता है। और यहीं वो फर्क आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, बड़ों और बच्चों वाला। बिल्कुल। देखिए, वयस्कों में जो एयरवे का सबसे संकरा हिस्सा है वो वोकल कॉर्ड्स के बीच की जगह होती है, ग्लॉटिस। पर लगभग 6 साल तक के बच्चों में ये होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पर। सब ग्लॉटिक एरिया कहते हैं इसे। अच्छा। और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज ना एक पूरी रिंग की तरह होता है, गोल, जबकि बड़ों में ग्लॉटिस थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो इसी वजह से बच्चों में इंट्यूबेशन करते वक्त खास ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर ट्यूब जरा भी टाइट हुई तो उस क्रिकॉइड रिंग पर सूजन आ सकती है। बाद में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है उससे। इसीलिए पहले बच्चों में बिना कफ वाली ट्यूब ज्यादा इस्तेमाल होती थीं। हालांकि आजकल बेहतर कफ वाली ट्यूब्स भी सावधानी से इस्तेमाल की जाती हैं। और लेरिंग्स की नर्व सप्लाई भी काफी अहम है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, नसों में दिक्कत, उससे क्या हो सकता है? देखिए, लेरिंग्स की ज्यादातर मसल्स को सप्लाई करती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अब अगर एक तरफ की नर्व में पैरालिसिस हो जाए तो आमतौर पर दूसरी तरफ का कॉर्ड थोड़ा सा कॉम्पेंसेट कर लेता है। आवाज में बस हल्का भारीपन आ सकता है। अच्छा। लेकिन अगर दोनों तरफ की नसों में दिक्कत हो, खासकर अगर वो पूरी तरह पैरालाइज ना हो, तो एक सेमन का नियम लागू हो सकता है। सेमन का नियम, ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि वो मसल्स जो वोकल कॉर्ड्स को खोलती हैं, मतलब एब्डक्टर्स, वो बंद करने वाली मसल्स एडक्टर्स से पहले कमजोर हो जाती हैं। तो नतीजा ये होता है कि दोनों वोकल कॉर्ड्स बीच में आकर अटक जाते हैं। इससे सांस लेने में तेज आवाज आती है, स्ट्रिडोर कहते हैं उसे, और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओह, ये तो गंभीर है। हाँ, और अगर दोनों नसों का कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत, आवाज पूरी बंद, मतलब एफोनिया। कभी-कभी ट्रैकियोस्टॉमी भी करनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि गहरे एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंस के असर में भी वोकल कॉर्ड्स एक बीच की ढीली सी अवस्था में आ जाते हैं। कैडेवेरिक पोजीशन कहते हैं उसे। लेरिंग्स के ठीक नीचे फिर ट्रेकिया शुरू होती है ना, श्वासन ली। हाँ, ट्रैकिया। ये करीब 10-12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो लैरिंग्स से शुरू होकर नीचे छाती में जाती है। फिर 2 मेन ब्रांच में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंकस कहते हैं। इसमें सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, वो इसे खुला रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब इन ब्रोंकस और फेफड़ों की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा ट्रेकिया 2 हिस्सों में बढ़ती है, दायां और बायां मेन ब्रोंकस। इनमें कोई खास फर्क है? हाँ, और ये फर्क क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण है। जो दायां मेन ब्रोंकस है वो बाएं वाले की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है और ट्रेकिया से लगभग सीधे नीचे की तरफ जाता है। बायां वाला ज्यादा एंगल पे मुड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज गलती से सांस की नली में चली जाए, या मान लीजिए इंट्यूबेशन ट्यूब ज्यादा अंदर चली जाए, हाँ, तो उसके दाएं फेफड़े में जाने के चांस ज्यादा हैं। बिल्कुल सही, एकदम। यही वजह है कि अगर कोई कुछ निगल ले और वो सांस की नली में अटक जाए, जिसे फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन कहते हैं, वो ज्यादातर दाएं फेफड़े में ही जाता है। अच्छा। और एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते वक्त भी ये ध्यान रखना होता है कि वो सीधी दाएं ब्रोंकस में ना घुस जाए, वरना सिर्फ दायां फेफड़ा वेंटिलेट होगा, बायां नहीं। हालांकि एक बात और, करीब 3 साल से छोटे बच्चों में दोनों ब्रोंकस का एंगल लगभग एक जैसा ही होता है। अच्छा, ये एक जरूरी पॉइंट है। फिर ये ब्रोंकस आगे कैसे बढ़ते हैं, पेड़ की तरह?
हाँ बिल्कुल, पेड़ की शाखाओं की तरह ये बढ़ते जाते हैं, पहले लोब्स में, फिर सेगमेंट्स में, फिर और भी छोटी छोटी नलियों में जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और आखिर में ये पहुंचते हैं एल्वियोली तक। एल्वियोली। हाँ, ये लाखों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियां हैं। यहीं पर असल में गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लाखों? कितनी होंगी ये? करीब 300 मिलियन। और अगर इनकी कुल सतह को फैला दें तो अंदाजा लगाइए कितना होगा। कितना? लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना। क्या बात है, टेनिस कोर्ट जितनी जगह सांस लेने के लिए। ये तो कमाल है। तो यहीं पर ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। जी हाँ, एल्वियोलाई की दीवारें बहुत ही पतली होती हैं और उनके चारों तरफ खून की बारीक नलियों, कैपिलरीज का घना जाल होता है। और इन एल्वियोलाई में एक खास तरह के सेल्स होते हैं, टाइप 2 सेल्स। हाँ। ये एक पदार्थ बनाती हैं जिसे सर्फैक्टेंट कहते हैं। ये सर्फैक्टेंट इन गुब्बारों को चिपकने या पिचकने से रोकता है। आप समझ सकती हैं, जैसे साबुन का पानी बुलबुले को बनाए रखने में मदद करता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ हो, मान लीजिए बेहोशी में, और उससे एस्पिरेशन हो जाए, मतलब पेट का कुछ सामान फेफड़ों में चला जाए, तो वो कहाँ जाने की संभावना ज्यादा होती है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस पोजीशन में लेटा है। अगर वो सीधा लेटा है, सुपाइन, तो अक्सर दाएं फेफड़े के निचले लोब के ऊपरी हिस्से में एपिकल सेगमेंट में जाता है। और अगर करवट लेके लेटा हो? अगर करवट पर है तो ऊपरी लोब के पिछले हिस्से, पोस्टीरियर सेगमेंट में जा सकता है। और अगर बैठा या खड़ा है तो सबसे कॉमन जगह है दाएं निचले लोब का निचला पिछला हिस्सा, पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। ओके। एक और बात है, हमारे एयरवेज के अंदर की परत पर ना छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया। हाँ सुना है। ये बलगम और गंदगी को ऊपर की तरफ बाहर धकेलने का काम करते हैं। लेकिन कई इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स ईथर को छोड़कर इस सीलिया की मूवमेंट को धीमा कर देते हैं। ओह। इससे एनेस्थीसिया के बाद इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि हमारी सांस चलती कैसे है, मतलब ये कंट्रोल कैसे होती है। हमें सोचना तो नहीं पड़ता इसके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कंट्रोल हमारे ब्रेन स्टेम में होता है। वहाँ रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। मेजुला में मेन सेंटर्स होते हैं जो सांस लेने और छोड़ने की एक बेसिक रिदम, एक लय बनाते हैं। और पॉन्स में? पॉन्स में सहायक सेंटर्स होते हैं। वो इस लय को स्मूथ बनाते हैं। ये पक्का करते हैं कि हम सांस को बहुत देर तक अंदर न रोके रखें। ये सेंटर्स खून में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के लेवल के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर खून में CO2 बढ़ जाए तो सांस तेज हो जाती है? हाँ बिल्कुल। CO2 बढ़ने से खून और दिमाग के अंदर जो फ्लूइड है, CSF, उसका pH कम हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। ये इन सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है और हम ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई से सांस लेने लगते हैं ताकि फालतू CO2 को बाहर निकाल सकें। और सामान्य सांस छोड़ना? वो पैसिव होता है, मतलब मसल्स रिलैक्स होते हैं और फेफड़े अपनी इलास्टिसिटी की वजह से सिकुड़ जाते हैं। हवा बाहर निकल जाती है, कोई मेहनत नहीं लगती। ठीक है, तो अब एनीस्थीसिया का इस कंट्रोल पर क्या असर पड़ता है? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। लगभग जितने भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं ना, हाँ। वो खून में बढ़ी हुई CO2 और घटी हुई ऑक्सीजन, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, उसके प्रति शरीर का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है उसे कमजोर कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। मतलब ये कि एनेस्थीसिया के असर में अगर CO2 बढ़ रही है या ऑक्सीजन कम हो रही है तो शरीर उतनी तेजी से अपनी सांस नहीं बढ़ाता जितनी नॉर्मली बढ़ानी चाहिए। इसीलिए एनेस्थीसिया के दौरान मरीज की सांस पर कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी होता है। अच्छा, अब सांस लेने में कौन सी मांसपेशियां मेन रोल निभाती हैं? शांत सांस लेने में सबसे इम्पोर्टेंट मसल है डायाफ्राम। ये छाती और पेट के बीच में एक गुंबद जैसा पर्दा होता है ना। हाँ। जब ये सिकुड़ता है तो नीचे जाता है, इससे छाती का वॉल्यूम बढ़ता है और हवा अंदर खिंचती है। बाहरी इंटरकॉस्टल मसल्स जो पसलियों के बीच होती हैं वो भी मदद करती हैं। गहरी सांस लेने के लिए गर्दन और छाती की कुछ और एक्स्ट्रा मसल्स भी काम आती हैं। क्या पुरुषों, महिलाओं या बच्चों के सांस लेने के पैटर्न में कोई फर्क होता है? आपने कहीं पढ़ा है? हाँ, एक छोटा सा फर्क देखा जाता है। पुरुषों में सांस लेते समय पेट और छाती दोनों का मूवमेंट ज्यादा क्लियर होता है, इसे एब्डोमिनोथोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। जबकि महिलाओं और बच्चों में छाती का मूवमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, थोरैको एब्डोमिनल। दिलचस्प है। और सांस छोड़ते समय
आपने कहा वो पैसिव होता है। नॉर्मल सांस छोड़ना पैसिव होता है, हाँ। लेकिन जब हम जोर लगाकर सांस छोड़ते हैं, जैसे खांसते वक्त या एक्सरसाइज करते समय, तब पेट की मसल्स और अंदरूनी इंटरकॉस्टल मसल्स सिकुड़ती हैं और हवा को तेजी से बाहर धकेलती हैं। अच्छा। और एक और मजेदार बात, कई इनहलेशनल एनेस्थेटिक्स के असर में सांस छोड़ना भी थोड़ा एक्टिव हो जाता है, उसमें पेट की मसल्स हिस्सा लेने लगती हैं। एयरवे रेजिस्टेंस की भी बात होती है, मतलब हवा के रास्ते में रुकावट, ये कहाँ सबसे ज्यादा होती है? हाँ, एयरवे रेजिस्टेंस। जैसे पाइप में पानी के फ्लो में रुकावट होती है, वैसे ही हवा के फ्लो में भी ये रेजिस्टेंस बड़े एयर और मेन ब्रोंकस में सबसे ज्यादा होती है। छोटे वालों में नहीं? नहीं, उल्टा। क्योंकि बड़े एयरवेज में हवा का फ्लो अक्सर टर्बुलेंट होता है, मतलब थोड़ा गड़बड़, अव्यवस्थित। जैसे जैसे एयरवेज आगे बढ़ते जाते हैं और छोटे होते जाते हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो कुल मिला के क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ। इससे हवा का फ्लो धीमा और स्मूथ हो जाता है, लैमिनार फ्लो कहते हैं इसे, और वहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, VQ रेशियो। हाँ, सुनने में लगता है, पर कोशिश करती हूँ आसान बनाने की। देखिए, वेंटिलेशन V का मतलब है हवा का एल्वियोली तक पहुंचना, ठीक है। और परफ्यूजन Q का मतलब है उन एल्वियोली तक खून का पहुंचना। गैस एक्सचेंज तभी होगा जब हवा और खून का सही मेल हो। अब ग्रेविटी की वजह से जब हम सीधे खड़े होते हैं तो फेफड़ों के निचले हिस्सों में हवा यानी वेंटिलेशन और खून यानी परफ्यूजन दोनों ही ऊपरी हिस्सों की तुलना में ज्यादा होते हैं। ओके, नीचे दोनों ज्यादा। लेकिन क्या बराबर मात्रा में ज्यादा होते हैं? यहीं पे कैच है। निचले हिस्सों में खून का फ्लो, परफ्यूजन, हवा के फ्लो, वेंटिलेशन की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि फेफड़ों की ऊपरी हिस्से में VQ रेशियो ज्यादा होता है, हवा ज्यादा, खून कम, और निचले हिस्से में VQ रेशियो कम होता है, खून ज्यादा, हवा कम। एवरेज ये रेशियो करीब 0.8 होता है। और जब ये मेल गड़बड़ा जाता उसे VQ मिसमैच कहते हैं। बिल्कुल, VQ मिसमैच। इसका मतलब है कि फेफड़ों के कुछ हिस्सों में या तो हवा पहुंच रही है पर खून नहीं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है, या फिर खून पहुंच रहा है पर हवा नहीं, जैसे निमोनिया या फेफड़ा पिचक जाने पर एटेलेक्टिसिस में। दोनों ही सूरतों में गैस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता। इसी वजह से वो APO2 डिफरेंस होता है। हाँ, इसी मिसमैच की वजह से नॉर्मली भी एल्वियोली की हवा में जो ऑक्सीजन होती है और आर्टरी के खून में जो ऑक्सीजन होती है, उनके प्रेशर में थोड़ा फर्क होता है। AFO2 डिफरेंस कहते हैं इसे। अगर ये फर्क बहुत बढ़ जाए तो ये फेफड़ों की किसी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। और VQ मिसमैच से डेड स्पेस का भी कनेक्शन है ना? ये डेड स्पेस क्या भला है? डेड स्पेस, हाँ, डेड स्पेस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा जहां गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसके दो मेन टाइप हैं। पहला है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। वो क्या है? ये हमारे एयरवेज का वॉल्यूम है, नाक, मुंह, ट्रेकिया, बड़े ब्रोंकस। यहाँ हवा तो रहती है पर गैस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेती। ये नॉर्मली करीब 150 मिलीलीटर होता है, या कहें 2 ml kg बॉडी वेट। ओके। और दूसरा टाइप? दूसरा है एल्वियोलर डेड स्पेस। ये उन एल्वियोलाई का वॉल्यूम है जहां हवा तो पहुंच रही है, वेंटिलेशन हो रहा है, लेकिन खून का फ्लो नहीं हो रहा, परफ्यूजन नहीं हो रहा, तो वहां भी गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मल हेल्दी इंसान में ये लगभग 0 होना चाहिए, लेकिन फेफड़ों की बीमारियों में या कुछ और कंडीशंस में ये बढ़ सकता है। इन दोनों को मिला दें, एनाटॉमिकल और एल्वियोला, तो बनता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब सबसे जरूरी सवाल, एनेस्थीसिया डेड स्पेस को कैसे अफेक्ट करता है? हाँ, ये जरूरी है। सामान्य एनेस्थीसिया अक्सर दोनों तरह के डेड स्पेस को बढ़ाता है। दोनों को? कैसे? कई इनहेलेशनल एजेंट्स एयरवेज को थोड़ा फैलाते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। इससे एनाटॉमिकल डेड स्पेस थोड़ा बढ़ सकता है और एनेस्थीसिया की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या फेफड़ों में खून का डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है। इससे VQ मिसमैच बढ़ता है और एल्वियोलर डेड स्पेस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मरीज को मशीन से सांस दी जा रही है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, वो भी डेड स्पेस को बढ़ा सकता है। ये सब मिलकर गैस एक्सचेंज की एबिलिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब गैस ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खून में कैसे घूमते हैं? पहले ऑक्सीजन, हाँ, ये मेनली खून की लाल कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है। कितना जुड़ती है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन
करीब 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन खून के प्लाज्मा में घुली हुई भी रहती है, पर वो बहुत कम होती है। वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बहुत सुना है, एस शेप वाला, वो क्या दिखाता है? हाँ, एस शेप कर्व वो ये दिखाता है कि खून में ऑक्सीजन का प्रेशर PO2 बदलने पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना जुड़ा रहता है, मतलब कितना सैचुरेटेड रहता है। और इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि नॉर्मल आर्टीरियल PO2 पर, जो करीब 9500 mmHg होता है, हीमोग्लोबिन लगभग 97 से 100% भरा होता है ऑक्सीजन से। और जब PO2 गिरकर 60 mmHg तक भी आ जाता है, हाँ, तब भी सैचुरेशन करीब 90% बनी रहती है। ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है, लेकिन 60 से नीचे जाने पर सैचुरेशन तेजी से गिरती है। इस कर्व को कुछ चीजें दाईं या बाईं और खिसका सकती है ना, शिफ्ट कर सकती हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? हाँ, शिफ्ट, जब कर्व दाईं ओर खिसकता है, राइट शिफ्ट, तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा आसानी से छोड़ रहा है। ये टिश्यूज के लिए अच्छा है जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है। ये कब होता है? ये तब होता है जब pH कम हो, मतलब एसिडोसिस हो, इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं, या जब CO2 ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, या एक चीज होती है 2,3-DPG, वो ज्यादा हो। और लेफ्ट शिफ्ट, बाईं ओर खिसकने का मतलब? लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा कस के पकड़ रहा है, छोड़ नहीं रहा। ये तब होता है जब pH ज्यादा हो, मतलब एल्कोलोसिस हो, CO2 कम हो, टेम्परेचर कम हो, या कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग हो गई हो, या कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो। ठीक है, समझ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? CO2 मेनली खून में बाइकार्बोनेट आयन HCO3- के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, करीब 90%। हो, इतना ज्यादा? हाँ, कुछ मात्रा हीमोग्लोबिन से जुड़कर भी जाती है, कार्बामिनो कंपाउंड बनाकर, और थोड़ी सी घुली हुई अवस्था में। और एक इंटरेस्टिंग बात है हेल्डन प्रभाव। वो क्या है? उसका मतलब है कि जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट जाती है, जैसे टिश्यूज में होता है, तो वो CO2 को ज्यादा अच्छे से पकड़ सकता है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र आता है अक्सर, हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रक्शन, HPV। ये क्या है? ये फेफड़ों का एक बहुत स्मार्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर फेफड़े के किसी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो, हाइपोक्सिया हो, तो उस हिस्से की खून की नलियां अपने आप सिकुड़ जाती हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। क्यों? ताकि खून उस खराब हिस्से से हटकर फेफड़े के उन हिस्सों में ज्यादा जाए जहां ऑक्सीजन अच्छी है। ये VQ मैचिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन एनेस्थीसिया का इस पर भी असर होता है? हाँ, दुर्भाग्य से ज्यादातर जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, वो इस HPV रिस्पॉन्स को कुछ हद तक कमजोर कर देते हैं, मंदा कर देते हैं। तो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि एनेस्थीसिया के दौरान खून फेफड़ों के कम ऑक्सीजन वाले हिस्सों में भी जाता रह सकता है। इससे खून में ऑक्सीजन का लेवल गिर सकता है, शंट बढ़ जाता है जिसे कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स की, PFTs। फेफड़ों की सेहत जांचने के लिए इनमें क्या क्या नापते हैं? PFTs में फेफड़ों की अलग अलग हवा की मात्राएं, लंग वॉल्यूम्स और क्षमताएं, कैपेसिटीज नापी जाती हैं। कुछ मेन है टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल सांस में लेते या छोड़ते हैं। हाँ। वाइटल कैपेसिटी, जोर लगाकर हम मैक्सिमम कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता। और एक बहुत महत्वपूर्ण वॉल्यूम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। FRC है, ये क्या है? ये वो हवा है जो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची रहती है। ये एक तरह से ऑक्सीजन का रिजर्व है हमारे लिए। अच्छा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य एनेस्थीसिया के दौरान FRC अक्सर 15 से 20% तक कम हो जाती है। क्यों कम होती है? कई कारण हैं। लेटने की पोजीशन, डायफ्राम का ऊपर खिसक जाना, FRC कम होने से ऑक्सीजन का रिजर्व कम हो जाता है और हाइपोक्सिया का खतरा बढ़ सकता है। और कौन से टेस्ट होते हैं? एक आम टेस्ट है स्पायरोमेट्री। इसमें ये नापते हैं कि कोई कितनी तेजी से और कितनी हवा बाहर निकाल सकता है। इससे FVC यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और FEV1 यानी 1 सेकंड में कितनी हवा जोर से निकाली, ये पता चलता है। इनका रेशियो FEV1 FEVC ये पहचानने में मदद करता है कि रुकावट वाली बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे अस्थमा, या सिकुड़ने वाली बीमारी है रिस्ट्रिक्टिव जैसे फाइब्रोसिस। बेडसाइड टेस्ट भी होते हैं कुछ? हाँ, कुछ सिंपल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कितनी देर सांस रोक सकते हैं, या एक माचिस की तीली को बुझा सकते हैं या नहीं एक निश्चित दूरी से। ठीक है, आखिर में
कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल्स भी हैं जो रेस्पिरेशन और एनेस्थीसिया से जुड़े हैं? हाँ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स काम आते हैं, जैसे फ्लो के टाइप्स। हमने बात की थी ना लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की। हाँ, छोटे एयरवेज में लैमिनार, बड़ों में टर्बुलेंट। सही। लैमिनार फ्लो हवा की विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट पर ज्यादा डिपेंड करता है, और टर्बुलेंट फ्लो हवा की डेंसिटी घनत्व पर ज्यादा डिपेंड करता है। वो वेंचुरी प्रिंसिपल का जिक्र भी आता है अक्सर। वो क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है? वेंचुरी प्रिंसिपल, हाँ, ये बर्नौली के नियम पर आधारित है। ये कहता है कि जब कोई फ्लूइड या गैस किसी संकरी जगह से तेजी से गुजरती है तो उसका साइड का प्रेशर कम हो जाता है। तो इस कम प्रेशर का इस्तेमाल करके आसपास की हवा या गैस को खींचा जा सकता है, एंट्रेन किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल होता है वेंचुरी मास्क बनाने में। अच्छा, वो ऑक्सीजन मास्क। हाँ, वो जो ऑक्सीजन के साथ फिक्स्ड मात्रा में हवा मिलाकर मरीज को देते हैं। नेबुलाइजर और सक्शन इक्विपमेंट भी काफी हद तक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बहुत खूब। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि एयरवे की बनावट कितनी अहम है। बच्चों और बड़ों में फर्क, इंट्यूबेशन, एस्पिरेशन, इन सब में इसका महत्व। बिल्कुल। हमने समझा कि सांस का कंट्रोल कैसे होता है और एनेस्थीसिया कैसे उसे डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे वो CO2 या ऑक्सीजन के प्रति रिस्पॉन्स हो या HPV जैसा सेफ्टी मैकेनिज्म। हाँ, डेड स्पेस और VQ मिसमैच की बातें भी समझी, जो गैस एक्सचेंज के लिए जरूरी हैं, और एनेस्थीसिया इन्हें कैसे बढ़ा सकता है। सही। ऑक्सीजन और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कर्व शिफ्ट कैसे होता है, और आखिर में लंग फंक्शन टेस्ट और कुछ फिजिक्स के नियम भी देखे। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, भौतिकी और एनेस्थीसिया प्रैक्टिस, ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आज की इस पूरी बातचीत के आधार पर एक सवाल मन में आता है। हम जानते हैं कि एनेस्थीसिया सांस लेने की क्रिया और उसके जो बचाव के तरीके हैं उन पर कई तरह से असर डालता है। तो भविष्य में एनेस्थीसिया की टेक्निक्स और दवाएं कैसे और बेहतर हो सकती हैं, हाँ, किस तरह से? ताकि ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इन्हें कम किया जा सके और मरीज की सेफ्टी और आराम को और बढ़ाया जा सके, खासकर उन मरीजों के लिए जिनके फेफड़े पहले से ही थोड़े कमजोर हैं। ये सोचने का एक दिलचस्प बिंदु है आगे के लिए।